अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने चेक किया कि कैसे आपका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको सेटिस्फाई करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो हीट हम उस सिस्टम को देते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो आपका क्या है, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में चेंज है उसको करता है। ओके, सो हमने उसकी लिमिटेशंस में चेक किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट जो है हमने देखा कि हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव करता है, बट क्या ये पॉसिबल है कि आपका हीट है वो कोल्डर बॉडी से आपका हॉटर बॉडी में ट्रांसफ़र हो? ओके, सो ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया हमें। ओके, एक और चीज़ थी कि आप वर्क डन कर रहे हो कितना हीट लेके। इट मीन्स जो हमारे पास, सपोज हमारे पास कुछ अमाउंट है हीट का, तो आप उस हीट से कितना वर्क डन अचीव कर सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन में। ओके, सो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं बता पाया। ओके, और कैसे आपकी नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे एक तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता सका। ओके, सो इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए, ओके, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक दूसरे थर्मोडायनेमिक लॉ की ज़रूरत पड़ती है, और जो इनको एक्सप्लेन करता है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या करते हो, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीज़ों की। आपका हीट जो है वो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी कैसे मूव कर सकता है। ओके, और हीट है वो कितने अमाउंट में वर्क डन में चेंज होता है, इसको हम इफ़िशियंसी से डिफाइन करेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले हमें क्या है कि जो हीट इंजन्स हैं वो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। ओके, कि आपका हीट जो है वो कितने अमाउंट में वर्क डन प्रोड्यूस कर सकता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी तरफ मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या है कि आपका जो हीट है कितना अमाउंट में वर्क डन प्रोड्यूस कर सकता है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका हीट इंजन। अब देखिए हीट इंजन क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझना होगा। ओके, बिकॉज हम हीट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क डन में। ओके, और कितना अमाउंट में चेंज होगा वो भी हम चेक करेंगे। अब हमें पता है कि आपका जो हीट है वो एक हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में आपका मूव करता है। ओके, इट मीन्स कंटिन्यूसली फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, अब कोई क्वांटिटी जो फ्लो करती हो, फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो हमारा क्या करता है, फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, जो लेवल है उसके हिसाब से क्या करता है, हाई लेवल टू लो लेवल वाटर आपका मूव करता है। सो उस प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे बना सकते हैं, हमें पता है हमें कुछ बीच में ऐसा एक इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा जो कि वर्क डन प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल अगर हम टरबाइन लगा देते हैं उस वाटर के करंट फ्लो में, देन जो टरबाइन है उसको उसके मोशन से हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो जो कि एक तरीके का वर्क डन है हमारे लिए। अब देखिए, अब हम हीट से कैसे आपका एनर्जी बनाएंगे। सिमिलरली हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर है। ओके, और बीच में हमें एक ऐसा एक तरीके से जो मशीन है वो लगाना पड़ेगा जो कि वर्क डन प्रोड्यूस करती हो। ओके, और वो जो मशीन है वो आपकी क्या होती है, हीट इंजन। ओके, सो हीट इंजन देखिए क्या होंगे, ए मशीन which produce work from heat। ओके, अब देखिए हीट इंजन जो है वो आपका कैसे वर्क डन
प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे कोई हॉट बॉडी है, ओके, यहाँ पे क्या है, इस हॉट बॉडी को हम बोलते हैं हॉट रिजर्वायर, ओके, और यहां पर हमारा एक क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर, ये होगा कोल्ड रिजर्वायर, ओके। अब हमें पता है कि हीट आपका यहां से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मूव कर सकता है इजीली, ओके। सो हम एक ऐसा डिवाइस यहां पर बनाएंगे जिसे हमने क्या बोला, हीट इंजन बोला, ओके। सो ये आपका क्या है, ये आपका हीट इंजन हो जाता है। ये कुछ अमाउंट यहां से एब्जॉर्व करेगा एनर्जी का और कुछ अमाउंट यहां पर वापस रिमूव कर देगा, ओके। कि यहां पर तो क्या है, ये एब्जॉर्व करेगा कुछ अमाउंट, ओके, और यहां पर ये क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा, ओके। और यहां पर ये क्या है, ये इंजन जो है ये हमें कुछ ना कुछ वर्क डन यहां पर जरूर प्रोड्यूस करके देगा, ओके। जिस तरीके से जो पानी का फ्लो है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पानी का फ्लो होता है, यहां पर हम एक डिवाइस लगाते हैं तो ये कुछ अमाउंट पानी का लेगा और ये कुछ वापस इधर फ्लो कराएगा, ओके, और कुछ अमाउंट ये वर्क डन में देगा। तो सिमिलरली ऐसे ही आपका हीट इंजन काम करता है, ओके। अब हीट इंजन में क्या होगा, ये जो हीट इंजन है इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या इसका होता है कि डोंट हैव एनी परमानेंट चेंज इन ए साइकिल। कैसे कि सपोज ये इंजन जो था ये यहां से कुछ अमाउंट एब्जॉर्व कर रहा था, देन वापस यहां पर रिलीज कर रहा था, ओके। सो अब देखिए कि अगर इंजन में किसी भी तरीके का परमानेंट चेंज आ गया तो जिस प्रोसेस से ये स्टार्ट हुआ था उसी स्टेट पर वापस आना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं। सो इसलिए क्या है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग साइक्लिक प्रोसेस, ओके। इट मीन्स जहां पर आपका हीट इंजन जो है वहां पर जहां पर स्टार्ट किया वहीं उसी स्टेट पर वापस आना चाहिए, बिकॉज हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए, ओके। इसकी एक और प्रॉपर्टी आ गई क्या, कि शुड वर्क कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए, तभी तो हमें वर्क डन मिलेगा, ओके। अदरवाइज अगर ये एक बार एक साइकिल करने के बाद अगर रुक गया तो फिर हमें कंटिन्यूअसली वर्क डन नहीं मिल पाएगा। सो ये कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए, ओके। और यहाँ पर किसी भी तरीके का परमानेंट चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा कि ये यहाँ से एब्जॉर्व करता है हीट, यहाँ पर रिजेक्ट करता है, ये आपका एक साइकिल हो जाता है। अब जब वापस आपका यहाँ से एब्जॉर्व करेगा तो पहले से ही कुछ चेंज है, तो साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं हुआ ना। साइक्लिक करने के लिए उसमें किसी भी तरीके का परमानेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। इसको हम डिस्कस करें कंप्लीटली कि कैसे आपका स्टेट है वहाँ पर जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके अंदर कैसे वो जो स्टेट है वो आपका चेंज नहीं होता है, ओके। अब जो इंजन है वो क्या करता है, उसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। इसमें आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस वो होता है कि जो हीट इंजन है उसके अंदर जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो वो जो सब्सटेंस है वो आपका क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपका जो पेट्रोल है और आपका जो डीजल है और सीएनजी है, एलपीजी है और यहाँ पर
वेपर भी आ सकता है, बिकॉज वाटर वेपर किस केस में होता है, जब आप जो स्टीम इंजन्स होते हैं ना, स्टीम इंजन जैसे जो रेलगाड़ियाँ होती थी, ट्रेन, उनके अंदर होता था ये वाटर वेपर, पहले यूज़ होता था। ओके, सो ये वर्किंग सब्सटेंस हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी, एलपीजी और आपका वाटर वेपर। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे थे एक साइक्लिक प्रोसेस का कि कैसे इसमें किसी तरीके का परमानेंट चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज देखिए आपका जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर ये एक तरीके से काम आता है, जो हीट इंजन है वो। ओके, सो इसमें होता क्या है कि जो पिस्टन है उसके अंदर आप फ्यूल फिल करते हो, फिर उसको बर्न करते हो, जिससे क्या है हीट प्रोड्यूस होता है और वहाँ से आपको वर्क डन मिलता है पिस्टन के अंदर। ओके, और जो बचा हुआ हीट है वो आप क्या करते हो, जो कोल्ड रिजर्वायर है जो कि इन्वायरमेंट होता है मोस्टली केसेस में। ओके, सो उसके अंदर आप क्या करते थे, वो जो हीट है वो आप रिजेक्ट कर देते हो वहाँ पर। सो अगर उसमें किसी भी तरीके का परमानेंट चेंज आ जाता है तो जो साइकिल्स हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं जिन साइकिल्स में, वो साइकिल आपके प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, तो एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो पाएगी कंप्लीटली। ओके, अब देखिए ये आपके वर्किंग सब्सटेंस हो सकते हैं। ओके, कि आप हीट इंजन जो है, जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, आपका पेट्रोल आप डाल सकते हो, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है और वाटर वेपर है। ओके, सो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। ओके, वो टाइप्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनका पावर से कुछ रिलेशन होता है, पावर से रिलेटेड होते हैं, कितना अमाउंट वर्क डन आपका प्रोड्यूस करके देगा। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है वो डीजल के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी है। ओके, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है वो चीज़। ओके, अब देखिए कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है कि कैसे आपका हीट इंजन वर्क करता है, कैसे आपका ये यहाँ से हीट लेता है, एब्जॉर्व करता है, कैसे रिजेक्ट करता है और किस तरीके से वर्क प्रोड्यूस करके देता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर जो हीट इंजन यहाँ पर जो डिस्कस किया है उसके अंदर हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कन्वर्टेबिलिटी के लिए। ओके, कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, कन्वर्टेबिलिटी होती है कि आपका कितना हीट जो अमाउंट है वो आपका वर्क डन में चेंज हुआ, कितना अमाउंट हीट का वर्क डन में चेंज हुआ, यही तो आपका कन्वर्टेबिलिटी होता है। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिली अभी। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपका इफिशियंसी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इफिशियंसी क्या होती है, अब देखिए अगर सब्सटेंस हीट कम ले रहा है, वर्क डन ज़्यादा कर रहा है, इट मीन्स वो उसका इफिशियंसी ज़्यादा है। ओके, अगर वो ज़्यादा हीट ले रहा है बट वर्क डन कम करके दे रहा है, इट मीन्स कम इफिशियंट है, कन्वर्टिबिलिटी कम होगी उस इंजन की। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं कि जो नीटा है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो यहां से चेक कीजिए, सपोज हम क्या करते हैं कि आपका Q1 हीट है वो सपोज ये आपके हॉट रिजर्वायर से लेता है, सपोज इसका टेम्परेचर कुछ होगा T1 टेम्परेचर इसका लेके चलते हैं। ओके, और उसी तरीके से T2 टेम्परेचर इसका होगा। ओके, और हमें पता है कि T1 जो है वो आपका T2 से बड़ा होगा, बिकॉज हीट का फ्लो हॉट टू कोल्ड बॉडी में ही होता है। ओके, अब देखिए, अब सपोज ये Q2 अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट करता है। ओके, सो हम क्या कहेंगे, हमें यहाँ से हीट एब्जॉर्ब तो पता लग गई कि हाँ Q1 है, हीट रिजेक्टेड आपका Q2 हो जाता है। अब वर्क डन हमें चेक करना पड़ेगा, सपोज ये वर्क डन W हमारा वर्क डन करता है, सो W का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये नीटा निकालने के लिए। ओके, हमने यहाँ पर देखिए क्या कंसिडर किया था कि ये आपका एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या चेक किया था कि सपोज हम एक इसको आप पीवी डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए, इंटीग्रेटेड डायग्राम से। सपोज हम यहाँ से चले थे और किसी साइक्लिक प्रोसेस से यहाँ पर वापस आ गए, सो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करते थे कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर होगा, P1 होगा, V1 होगा और T1 होगा। ओके, सो ये किसी भी प्रोसेस करके इसी पोजीशन पे वापस आ गया।
तो हमने यहाँ पर चेक किया था कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो आपका फंक्शन होता है स्टेट का PVT। सो टोटल जो चेंज है इस प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस में, वो आपका जो डेल्टा U है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास मिला। अब यहाँ से हमें क्या पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां से हमें पता है कि आपका जो डेल्टा Q है वो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होती है, या फिर वर्क डन कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपका P डेल्टा V नहीं है, कुछ डिफरेंट वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा। हम चेक करेंगे कि क्या होता है। ओके, सो यहां से देखिए हमने यहां से चेक किया कि आपका जो डेल्टा Q है वो इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो जाता है। डेल्टा U कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए हीट, ये क्या होता है आपका हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड कितना है, हमने यहां से चेक क्या किया था कि आपका जो Q1 है वो क्या है, एब्जॉर्ब्ड है। ओके, और Q2 जो है वो क्या है आपका, हीट रिजेक्टेड। ओके, अब ये बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड कितना है। अब ये नहीं बोल रहा है कि हीट कितना एब्जॉर्ब किया है इसने, बट ये बोल रहा है कि टोटल इसने हीट यूज कितना किया है। आप एब्जॉर्ब की जगह यूज्ड बोल सकते हो, ये सही रहेगा टर्म, यूज्ड, हीट यूज्ड। हीट यूज देखिए कितना है, इसने इतना एब्जॉर्ब किया और इतना रिजेक्ट किया। इट मीन्स जो हीट आपका यूज्ड है डेल्टा Q वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से Q1, बिकॉज Q1 ज्यादा है तो Q1 माइनस Q2। ओके, अब यहां से चेक कीजिए। अब यहां से अगर आप चेक करोगे तो आपका क्या मिला, डेल्टा Q इज इक्वल टू W मिला। इट मीन्स आपका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया, Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया कि वर्क डन क्या होता है कि कितना हीट यहां से इसने एब्जॉर्ब किया है माइनस हीट इसने कितना रिजेक्ट किया है वो। ओके, अगर सपोज हमारा जो सब्सटेंस है वो हीट यहां से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रिजेक्ट कम कर रहा है, इट मीन्स वो वर्क डन आपको ज्यादा करके देगा। ओके, अगर जो सब्सटेंस है वो हीट सपोज कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है बट एमिट ज्यादा कर रहा है, ओके, सो जो स्मॉल अमाउंट है वो आपका वर्क डन होगा, बिकॉज हमें पता है Q1 माइनस Q2 आपका वर्क डन होता है। सो यहाँ से हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, नीटा, बिकॉज क्या उसकी जो कन्वर्टिबिलिटी है हीट की वर्क डन में वो हमें चेक करनी है। तो देखिए आपका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी नीटा इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, W डिवाइडेड बाई Q1। W हमारा कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये हमारा किसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है, नीटा के लिए, कि कितना आपका इफिशियंसी होगा किसी भी हीट इंजन का। ओके, अब यहां से देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि नीटा, देखिए नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ओके, सो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। सो आप चेक कीजिए कि इफिशियंसी क्या 100% हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि इफिशियंसी आपका 100% हो। ओके, सो यहां से देखिए 100% कब होगा, जब आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 0। ओके, ये कैसे होगा, अगर आप नीचे वाली टर्म को क्या कर दो, बहुत ज्यादा लार्ज कर दो, Q1 आपका बहुत ज्यादा लार्ज हो तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और Q2 आपका बहुत स्मॉल हो। ओके, सो देन आपका इफिशियंसी इन्फिनिटी हो सकता है। बट देखिए कि किसी भी हीट इंजन में फिजिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका Q1 जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो। ओके, अगर Q1 लार्ज होगा तो आपका Q2 भी लार्ज होगा, बिकॉज अगर वो हीट ज्यादा ले रहा है तो वो आपका एमिट भी ज्यादा ही करेगा। ओके, बट ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे और कम रिजेक्ट करे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं इंजन। और या फिर आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर होगी आपकी Q1 और Q2 की। ओके, और Q1 Q2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसीलिए आपका क्या है, ये एफिशिएंसी 100% से तो कुछ कम ही आएगा। हो सकता है 99 हो जाए बट 100 कभी नहीं हो सकता।
ओके, बिकॉज Q1 को आपका इन्फिनिटी होना पड़ेगा और Q2 को आपका 0 होना पड़ेगा। ओके, तभी ये पॉसिबल है कि आपका जो इफिशियंसी है उस सिस्टम का वो 100% हो जाए। ओके, सो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कंडीशन नहीं मिल रहा है कि कैसे आप 100% जो इफिशियंसी है हीट इंजन की वो ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, बट जो 100% इफिशियंसी है, मैक्सिमम इफिशियंसी है, उससे रिलेटेड एक मॉडल आता है आपका कार्नोट इंजन। ओके, जो कार्नोट साइकिल को एक तरीके से फॉलो करता है। हम चेक करेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है, पूरा उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे उसका जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होता है कंपेयर टू अदर हीट इंजन्स। ओके।